हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मैप्स एंड कार्टून्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके सारे के सारे चैप्टर में जो क्वेश्चन आपके आते हैं किस प्रकार के बनते हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर करवा लिया। आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज नहीं देखी है जिसमें हमने दोनों बुकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 2 वीडियो हमने बना दी है, जाइए और उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अब देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें समझा दूं, उसके बाद मैप को करना आसान हो जाएगा। हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब पहले इसका मतलब समझते हैं। द्विसदनात्मक का मतलब होता है 2 सदन होते हैं। जैसे हमारा है एक लोकसभा, सबको पता है ना, अगर संसद की बात करें, और एक हमारा है राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन हो गए। वैसे ही राज्यों में भी 2 सभाएं होती हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता स्वयं करती है, वैसे विधानसभा है। और विधान परिषद जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, सेम। अब इसमें आपके कौन कौन से स्टेट हैं? जहां कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है। मैंने क्या कहा? अब नहीं है, मतलब यहां पर अब ये राज्य ही नहीं है, तो यहां व्यवस्था नहीं हुई। और अब 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य से धारा 370 को हटा दिया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। ऐसा कौन सा राज्य है जो 2014 में नया राज्य बनता है? तो आपका वो है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। मैंने कहा ना, एक एक चीज कवर करवा दूंगा जो आपके मैप में आती है। अब लोकेशन में क्या है? तो आपका यूपी, ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार दूसरा, तीसरा हमारा आंध्र प्रदेश लोकेशन वाइज, चौथा महाराष्ट्र, 5वां आपका कर्नाटका, और यहाँ पर एक नया राज्य आपका बन चुका है जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, ये लोकेशन याद रखिएगा। यहीं पर 2 सदनों की व्यवस्था है। अगला जो कार्टून है ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, और यहाँ नेहरू जी बीच में खड़े हुए हैं। यहाँ पश्चिमी संस्कृति के लोग हैं, यहाँ भारतीय संस्कृति के लोग हैं, और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है? नेहरू जी है। दाएं और बाएं और बैठे संस्कृति किस संस्कृति के लोग हैं? तो ये पश्चिमी संस्कृति के हैं और ये भारतीय संस्कृति के हैं। इस बात को याद रखिएगा। दाहिनी बैठे हाथ में जो लोग हैं उनकी सांस्कृतिक विचारधारा क्या है? तो दाहिना मतलब है राइट हैंड, नेहरू जी का राइट हैंड होना चाहिए। तो ये जो लोग हैं ये पश्चिमी संस्कृति है और ये आपके भारतीय संस्कृति, इसको मैंने बता दिया। दोनों विचारधाराओं में संतुलन बैठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें दोनों की बातों को सुनना चाहिए। दोनों बातों को रखा गया है। जिस प्रकार से नेहरू जी दोनों तरफ देख रहे हैं, दोनों की बातों को सुन रहे हैं, इसलिए संतुलन बैठाने का ये बेहतर तरीका था। अगर क्वेश्चन में केवल 3 आ जाए जिसमें व्यक्ति कौन है? नेहरू जी। बाएं और दाएं और कौन सी विचारधारा है? पश्चिमी और भारतीय। दोनों विचारधाराओं को संतुलन के लिए दोनों को चांस, ये दोनों को अवसर दिया गया, इस बात को कहा गया है। साथ ही साथ अब ये कार्टून काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपका ये हाथी वाला कार्टून काफ़ी फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है, और इसमें ये व्यस्क वोट है जैसे इसमें लिखा हुआ है एडल्ट वोट, ये नेहरू जी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो पहला बनेगा कार्टून किस समस्या का संकेत कर रहा है? तो ये व्यस्क वोट जो है ये समस्या है, क्योंकि ये युवा होते हैं और उनको अपनी तरफ लुभाना हर पार्टी के लिए समस्या होती है। पूछ खींचने वाला नेता कौन है? ये नेहरू जी हैं, और नेता का नाम नेहरू जी है, और पूछ खींच रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री भी यही रहे। व्यस्क आपका मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष या उससे ऊपर के भारत के किसी भी नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग और इत्यादि के धारा में भेदभाव के बिना। इस बात को याद रखिएगा। अब ये कार्टून काफ़ी ज़्यादा आता है, इसको देख लीजिए। फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं खासकर बता देता हूँ कुछ चीज़ें। ये नेहरू जी हैं, ये लोकसभा है, उसके लीडर नेहरू जी होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ही लीडर होता है लोकसभा का, सरकार का। ये आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, तो थोड़े नाम हमको याद करने चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहला बनेगा यही कि ये नेता कौन है? नेहरू जी है। और ये कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। ये क्यों आगे चल रहे हैं, बाकी सब क्यों उनके पीछे चल रहे हैं? क्योंकि ये लीडर है। ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि नेहरू जी हैं और लोकसभा के लीडर होते हैं, क्योंकि वो सरकार के हेड ऑफ द, मतलब आपके हेड होते हैं, इसलिए मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ ये नेता को लेकर क्वेश्चन काफ़ी बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जब बनता ही बनता है कि विश्वास मत क्या है? तो विश्वास मत का मतलब है कि संसद में बहुमत, कहाँ पर? संसद में, जो आपका संसद है वहाँ पे जो बहुमत की हम बात करते हैं, बहुमत, तो वही आपका विश्वास मत होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? कहने का मतलब, मान लीजिए कि एक नेता जो है वो वित्त मंत्री है कोई, मान लीजिए, ठीक है, वित्त मंत्री है, और वित्त मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, मैंने लगा दिया है, और ये संसद में पारित हो गया कि इसने भ्रष्टाचार किया है। तो अब ये अकेले नहीं हटेगा, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ये रहते हैं और एक साथ ये जाते हैं। ये वाला सिद्धांत हमारे में है। विश्वास मत जीतने के बाद मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इसका क्या कथन है? भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जो सहयोगी पार्टियां हैं या अपने लोग हैं उनको सहमति बना के लगातार रखनी पड़ती है, और सरकार को चलाना आसान काम तो नहीं होता है। इस बात को आप लिख दीजिएगा। अब देखिए कार्टून ये वॉकआउट वाला बहुत आता है कि भाई वॉकआउट से क्या अभिप्राय है, वॉकआउट किए गए हैं, क्यों किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनता है उसको देख लेते हैं।
सदन में वॉकआउट करना क्या उचित तरीका है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सदन जो है वो संसद का एक ऐसा मंच होता है जहां पे आप वाद विवाद करिए और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। अध्यक्ष सदस्यों को मतलब एक प्रकार से सदन से किस आधार पर वॉकआउट करवा सकता है? अगर वो अनुशासनहीनता की बात करें, मतलब अध्यक्ष कह रहा है भाई चुप हो जाओ, बातों को समझो, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है। सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? ताकि वे अपनी बातों को अपनी रख सके या अपने विरोध को दर्ज कर सके, तो वो इस तरीकों का हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। अगला ये बहुत आता है न्यायपालिका वाले में से कि उपरोक्त जो चित्र है इसमें न्यायपालिका जो है किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है? तो न्यायपालिका जो है वो डाक जो हड़ताल है उस पर हस्तक्षेप कर रही है। किस पर? डाक हड़ताल पर। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ? तो जनता को थोड़ी सुविधा, जनता को जो सुविधा है वो मिली थोड़ी। और हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या कहा कि जो सार्वजनिक जो संगठन जो सार्वजनिक हित के लिए काम कर रहे होते हैं उन्हें इस प्रकार के आंदोलनों से, इस प्रकार के जो हथकंडे हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत नुकसान होता है। अब देखिए उपरोक्त कार्टून में आपको देखना है और कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। कार्टून यही है जिसमें नेहरू जी हैं, कोई राज्यपाल है, उसको लात मार के भगा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के बन जाया करते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मुख्यमंत्री? राइट आंसर आपका है राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या अभिप्राय है? आपके राष्ट्रपति की मर्जी, चुनाव परीक्षा के द्वारा, योग्यता के आधारित या चुनाव द्वारा? आंसर है आपका राष्ट्रपति की मर्जी होती है अपनी, जिसको बनाना चाहे बना देता है, मतलब सरकार की सहमति से। क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है? आंसर है हाँ, बिल्कुल होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 और 4? आंसर है 5 वर्ष के लिए। जितनी समय सरकार का कार्यकाल लगभग उसी समय के लिए रहते हैं। अब देखिए ये आप देख लीजिए, जहां पर थोड़ा सा भारत का मैप है और इसमें से क्वेश्चन क्या आते हैं वो देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में 2 रियासतों के नाम लिखो। रियासत बोल रहा है ये, तो भोपाल और त्रावणकोर, जयपुर और राजस्थान, सी चंडीगढ़ हरियाणा, डी पंजाब हिमाचल। राइट आंसर आपका है भोपाल। भोपाल जो आज के एमपी में है। एमपी कहाँ पर है? तो एमपी जो आपका ये मध्य प्रदेश, और त्रावणकोर जो है वो केरल में है। त्रावणकोर कहाँ था? केरल के तट पे था, याद रखिएगा। और सबसे पहले अलग होने की घोषणा किसी अगर प्रांत ने की थी, रियासत ने की थी, वो त्रावणकोर ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 राज्यों के नाम लिखो जिनका नया राज्य जन्म जो एक प्रकार से वो नया जन्म हुआ है, वो पहले नहीं हुआ करते थे। तो हिमाचल मैसूर, मद्रास मैसूर, हिमाचल जम्मू या फिर उत्तराखंड और आपका झारखंड। राइट आंसर आपका यही है। 2000 में इन दोनों का जन्म होता है और ये उत्तराखंड जो है यूपी से निकलता है, झारखंड आपका बिहार से। याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन है एक गैर हिंदी भाषी राज्य का नाम लिखना है हमें। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल? राइट आंसर आपका इसका रहेगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा नया राज्य बना है? तो यहाँ पे आपका नया राज्य बना है आपका तेलंगाना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो लोकसभा सीटें कहाँ हैं? सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं यूपी में। कहाँ है? यूपी में आपकी है 80 सीटें। इस बात को याद रखना। पूछ सकता है सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ है? वो भी यूपी में है, 403 सीटें हैं। कहाँ है? यूपी में। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहाँ है? वो भी यूपी में है, 31। मतलब एक एक चीज़ बारीकी से आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो अंत तक आप देख रहे हैं तो आपको फायदा होगा, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बता दीजिए सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? वह भी यूपी की ही है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।